गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूटन्स रिंग है और पेपर सेकंड का टॉपिक है। तो आज हम न्यूटन रिंग या न्यूटन वलय के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। न्यूटन वलय या न्यूटन रिंग क्या होती है बच्चों? जब किसी कांच की समतल प्लेट पर बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला समतल उत्तल लेंस आप जानते ही हैं। किसी कांच की समतल प्लेट पर अगर बड़ी त्रिज्या वाला समतल उत्तल लेंस इस प्रकार रखते हैं कि वक्र सतह प्लेट की समतल सतह को स्पर्श करे, कि जैसे मान लो ये तो समतल प्लेट है और ये उत्तल लेंस है, तो इसकी वक्र सतह इसकी समतल प्लेट को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो अगर अपन इस तरह से रखते हैं, ये समतल प्लेट और ये उत्तल लेंस को इस प्रकार से रखते हैं तो क्या होता है? तो प्लेट की ऊपरी सतह और लेंस की नीचे वाली गोल सतह के बीच फनाकार वायु की फिल्म बनती है। तो ये समतल सतह और ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बनती है? फनाकार फिल्म बनती है। अब यदि इस पर एक वर्णी प्रकाश किरण अभिलंब आपतित हो तो वायु की फिल्म में सकेंद्रीय वृत्ताकार वलय बनने लग जाते हैं। अब जैसे हम इस पर किरणें आपतित करें तो यहाँ पर क्या बनते हैं? वलय बनते हैं, वृत्ताकार वलय बन जाते हैं। और ये एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त होते हैं, यानी कि एक बार ये दीप्त मतलब प्रकाशित, तो फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, अदीप्त, इस प्रकार से एकांतर क्रम में हमको वलय प्राप्त होते हैं। और इन वलों का जो केंद्र होता है ना वो अदीप्त होता है, यानी कि जो मेन केंद्र होता है ना ये तो अदीप्त होता है ना। फिर उसके बाद दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस प्रकार से ये वलय प्राप्त होती है। तथा जैसे जैसे केंद्र से दूर होते जाते हैं वलय के बीच की जो दूरी है वो भी क्या होती जाती है? घटती जाती है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? अदीप्त है, फिर ये दीप्त, फिर ये अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस प्रकार से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं इनकी दूरी क्या होती जाती है? घटती जाती है। ये वलय फनाकार वायु फिल्म से परावर्तित किरण पुंज में क्या करते हैं? व्यतिकरण से क्या होती है? ये बनती है। तो ये किसके से बनती है? जो फनाकार वायु फिल्म है उसमें जब कोई भी किरण पुंज परावर्तित होती है तो उससे व्यतिकरण से ये बनती है। तो हम इसको समझेंगे। जैसे देखो ये रही है समतल प्लेट, ये इस पर उत्तल लेंस, यहाँ से प्रकाश का सोर्स जा रहा है, ये इस लेंस से होकर जा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मान लिए कांच की समतल प्लेट ई पर अधिक वक्रता त्रिज्या वाला लेंस एल रखा हुआ है। ये ई पर अधिक वक्रता त्रिज्या वाला लेंस एल रखा हुआ है। इससे कुछ ऊपर समतल प्लेट जी इस प्रकार है कि वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब इससे कुछ ये प्लेट ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखी हुई है। ठीक है, अब एक वर्णी प्रकाश स्रोत से किरणें लेंस L1 पर आपतित होती हैं और L1 से अपवर्तन के पश्चात ये कांच की प्लेट जी पर आपतित होती हैं। तो ये क्या करती है? यहाँ से ये सोर्स है, सोर्स से प्रकाश किरण कहाँ पर? लेंस L1 पर आपतित होता है और यहाँ से ये कहाँ पर होता है? इस पर, इस जी प्लेट पर आता है और इससे परावर्तित होकर ये कहाँ आता है? इस लेंस L पर आता है। तो आंशिक परावर्तित हो जाता है यहाँ से। तो L1 से अपवर्तन के पश्चात एक कांच की प्लेट जी परावर्तित होती है और जहाँ से आंशिक परावर्तित हो नीचे की ओर लेंस L पर लंब रूप से गिरती है। तो आंशिक रूप से ये परावर्तित होकर इस लेंस L पर लंब रूप से गिरती है। इस लेंस से प्रकाश पारगत होकर पुनः उसका एक भाग लेंस की जो निचली सतह है उसे परावर्तित होकर किरण BC के रूप में प्राप्त होता है। और एक जो इसका होता है ये आपतित हुई और ये BC के रूप में ये आपको दिखा रहा है, BC इसके रूप में यहाँ पर B आएगा, ये BC के रूप में कुछ भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तथा दूसरा भाग समतल प्लेट ई की ऊपरी सतह से परावर्तित होकर ED के रूप में, एक भाग BC के रूप में और एक भाग ये ED के रूप में प्राप्त होता है। किरण BC और ED ऊपर की ओर गमन करके कांच की प्लेट GG से पारगत होकर सूक्ष्मदर्शी M में पहुंचती है। अब ये क्या होती हैं? ये जाती है और यह कहाँ पर? इस GG से परावर्तित होकर इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जाती हैं। ये सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये किरणें अध्यारोपित हो व्यतिकरण पैटर्न B तथा E के बीच बनाती है। अब ये दोनों किरणें, ये किरण और ये किरण आपस में क्या होती है? अध्यारोपित होती हैं और फिर क्या बनाती है? व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस बनाती हैं। तो इसी प्रकार परावर्तन एवं अपवर्तन से O बिंदु के दूसरी ओर दो किरणें BC एवं ED प्राप्त होती हैं और वे भी
आरोपित होकर क्या बनाती है, व्यतिकरण पैटर्न बनाती हैं। तो वायु की फिल्म स्पर्श बिंदुओं के चारों ओर संगमित होती है, इसलिए समान मोटाई की फिल्म के सभी बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, वृत्ताकार होगा, जिससे व्यतिकरण फ्रिंज कैसे प्राप्त होती है, वृत्ताकार होगी। और ये एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब हम इसका मैथमेटिकल टर्म देख लेते हैं, यानी कि पहले कि अगर गणितीय व्याख्या हम देखें तो व्यतिकारी किरणें बीसी तथा ईडी में पथांतर डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2, ये इसका पथांतर होता है। जहाँ पर ये म्यू क्या है, वायु के लिए म्यू का मान क्या होता है, 1 होता है, और आर क्या है, वायु में अपवर्तित कोण है। टी कहाँ क्या है, यहाँ पर बिंदु बी पर वायु फिल्म की क्या है, मोटाई है, और अल्फा क्या है, फनाकार फिल्म का कोण है। तो अब यदि हम आर बराबर क्या ले, 0, यानी वायु में अपवर्तित कोण क्या हो, 0 होता तो कोण अल्फा भी क्या होगा, नगण्य होगा। तो डेल्टा का ये हम म्यू की जगह क्या हो जाएगा, 1 2t, तो कॉस क्या हो जाएगा, ये 0 और तो इसको क्या नगण्य मानेंगे। तो अगर हम इसका कोण अगर नगण्य होता है तो हम जानते हैं कॉस थीटा लगभग इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, अगर थीटा का मान लघु हो तो, छोटा हो तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2t प्लस लैम्डा बाय 2, समीकरण नंबर 2। अब यदि बिंदु O पर प्लेट तथा लेंस का स्पर्श आदर्श है, क्योंकि अगर यह बिंदु O पर ये आपस में बिल्कुल मिल रही है, तो यहाँ पर t बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर यदि बिंदु O पर t बराबर 0 है, तो अगर यहाँ पर t बराबर 0 रखे तो डेल्टा बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, लैम्डा बाय 2, जो कि अदीप्त फ्रिंज की शर्त है। और अदीप्त फ्रिंज की शर्त क्या होती है, पथांतर क्या होना चाहिए, लैम्डा बाय 2। तो इसलिए इस अवस्था में O बिंदु यानी कि वलय का जो केंद्र वो क्या होता है, अदीप्त होता है। अब O के चारों ओर पथांतर अगर हम देखें तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 2n+1 लैम्डा बाय 2 हो। अब यदि पथांतर 2n+1 लैम्डा बाय 2 हो तो किरणें क्या बताती है, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी, हम पढ़ चुके हैं ये, और वे सभी क्या होती है, अदीप्त होंगे। तो यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या है, 2t प्लस लैम्डा बाय 2, अभी हमने निकाला, तो ये किसके बराबर होगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2 के। तो यानी कि 2t प्लस लैम्डा बाय 2 बराबर होगा 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अदीप्त वलय के लिए 2t इक्वल टू क्या आ जाएगा, n लैम्डा। यहाँ पर जहाँ पर n इक्वल टू क्या है, 0 1 2 अप टू सोन। अब यदि प्रभावी पथांतर डेल्टा इक्वल टू क्या हो, n लैम्डा हो तो किरणें क्या होती है, समपोषी व्यतिकरण को दर्शाती हैं, और अगर समपोषी व्यतिकरण को दर्शाती हैं तो मतलब दीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। तो यानी हम बोल सकते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 2t प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू n लैम्डा। तो प्रदीप्त या हम बोल सकते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए 2t इक्वल टू क्या होगा, इसको लैम्डा बाय 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो n-½ लैम्डा। यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, 1 2 3 अप टू सोन हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, मान लिया कांच की प्लेट ई के समांतर तल में सकेंद्रीय वृत्त हैं और जिनके केंद्र क्या हैं, O हैं। तो प्रत्येक वृत्त की परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं पर फिल्म की मोटाई t क्या होगी, समान होगी, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप में एकांतर क्रम में दीप्त सकेंद्रीय वलय प्राप्त होते हैं, जिनका केंद्र क्या होता है, स्पर्श बिंदु O होता है। अब ये सभी वलय फिल्म की सतह पर बनती है, इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, स्थानीय वलय कहते हैं। तो दीप्त और अदीप्त वलय का जो व्यास निकालते हैं हम कि क्या व्यास होगा, तो मान लेते हैं, मान लिया लेंस की वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। ये मान लो वलय है, इस प्रकार का वलय बना है, ठीक है, और इस वलय की जो वक्रता त्रिज्या क्या है, ये क्या है, R है। इसका केंद्र क्या है, कैपिटल A है। अब स्पर्श बिंदु O से x दूरी पर B बिंदु पर वायु फिल्म की मोटाई क्या है, स्मॉल t। तो NV वलय की त्रिज्या क्या हो जाएगी, BD बराबर B1D बराबर RN। तो हम इसको मान लेते हैं, B1D बराबर ये B1D और BD आपस में बराबर मान ली, और ये क्या मान ली कि RN के बराबर है, त्रिज्या के बराबर। तो OD इंटू DO' हम बोल सकते हैं, ये OD इंटू DO' बराबर हो गया BD इंटू BD1। तो हो जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे, OD का मान T, DO' का मान, इसका मान अगर T है तो इसका मान क्या होगा, ये पूरा कितना है, 2R, तो हो जाएगा 2R माइनस T।
तो हो जाएगा 2r माइनस टी बराबर बी डी का मान आर एन, बी वन डी का मान आर एन, तो क्या हो जाएगा आर एन स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होगा 2r माइनस टी स्क्वायर बराबर आर एन स्क्वायर। तो हो जाएगा 2t, यहाँ पर टी स्क्वायर को क्या कर लिया, नगण्य कर लिया, तो 2t इस तरफ आ जाएगा, तो आर एन स्क्वायर बाय कैपिटल आर। तो इसलिए चूंकि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है 2t प्लस लैम्डा बाय 2, तो उच्चिष्ट बिंदु के लिए पथांतर, उच्चिष्ट बिंदु के लिए हम पथांतर जानते हैं क्या होता है 2t प्लस लैम्डा, तो 2t प्लस लैम्डा बाय 2 यानी कि 2t प्लस लैम्डा बाय 2 की इसके बराबर होगा 2n लैम्डा बाय 2 के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें हम 2t की कितनी आर एन स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ पर 2t की वैल्यू पुट करेंगे तो आर एन स्क्वायर बाय आर प्लस लैम्डा बाय 2 इजक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2। तो हो जाएगा n इजक्वल टू 1 2 3, क्योंकि हम जानते हैं ना कि n लैम्डा क्या होता है, 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, n लैम्डा तो होता ही उच्चिष्ट यानी कि दीप्तफिंजों के लिए, दीप्तफिंजों के लिए। तो हो जाएगा आर एन स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2, तो आर एन स्क्वायर बाय आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा लैम्डा बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। तो हम बोल सकते हैं आर एन स्क्वायर आर उस तरफ जाएगा तो 2n माइनस 1 आर लैम्डा बाय 2। तो एन वी दीप्तफिंज की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 इंटू आर का अंडर रूट। तो ये तो हो गई दीप्तफिंज की त्रिज्या। अगर हम इसका व्यास निकालें तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि कैपिटल डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा दीप्त वलय का व्यास 2rn इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 2r लैम्डा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 2, तो हो जाएगा 2r लैम्डा। अब अगर हम निम्निष्ट बिंदु के लिए यानी कि अदीप्तफिंजों के लिए निकाले तो अदीप्तफिंज के लिए 2t प्लस लैम्डा बाय 2 क्या हो जाता है होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो वही 2t की वैल्यू पुट कर देंगे आर एन स्क्वायर बाय आर प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा n लैम्डा, और r उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा n लैम्डा आर, तो यानी कि आर एन स्क्वायर क्या हो गया एन लैम्डा आर। तो एन वी अदीप्तफिंज की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर एन अंडर रूट एन लैम्डा आर, और एन वी अदीप्त वलय का व्यास इसका दुगना यानी कि 2rn, तो इसका दुगना 2 है तो ये अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यानी अंडर रूट 4 लैम्डा आर रूट एन। तो अतः एन वी अदीप्त वलय का व्यास प्राकृत संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है तथा दीप्त वलय का व्यास विषम संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो ये थे इसके व्यास। अब हम ज्ञात करेंगे न्यूटन वलय से प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तो न्यूटन वलय से प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं अदीप्त एन वी वलय का व्यास हमने भी निकाला था, क्या आया था डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर। तो n प्लस पी वी अदीप्त वलय का व्यास क्या हो जाएगा, n की जगह p रख देंगे, n प्लस पी रखेंगे, तो डी स्क्वायर n प्लस पी इक्वल टू हो जाएगा 4n प्लस पी लैम्डा आर। तो समीकरण 1 और 2 से यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4p, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4p लैम्डा आर। तो यानी कि अगर हम लैम्डा निकाले तो लैम्डा का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4p आर। इस सूत्र की सहायता से हम तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका न्यूटन रिंग्स। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।